गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित चुनाव आयोग का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम भारतीय चुनाव पद्धति की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि भारत में जो चुनाव आयोग विभिन्न जो अपने चुनाव पद्धति को या चुनाव व्यवस्था को संचालित करते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सभी को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए चुनावों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना चुनाव तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती ही नहीं। आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं, राजनीतिक जो स्वरूप वाली व्यवस्थाएं होती हैं, वो उन सब का क्रिया कार्यकलाप है सब कुछ चुनावों के द्वारा संपन्न होता है। तो चुनावों को संपन्न कराना एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस महत्व को स्वीकार करते हुए आप सभी को पता है, मैंने पूर्व की कक्षाओं में स्पष्ट किया था कि हमारे संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में हमारे निर्वाचन से संबंधित पूरा उल्लेख किया हुआ है। निर्वाचन व्यवस्था के संबंध में पूरा उसमें उल्लेख किया गया है। तो आज हम समझेंगे कि उसमें क्या क्या किस प्रकार की हमारी विशेषताएं दिखती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, देखिए, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं के मन में ये भाव था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा जिस प्रकार से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सीमित मताधिकार जो काम किए जाते थे, तो हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, हमारे बुद्धिजीवी थे, उनके मन में बहुत बड़ी ग्लानि हो रही थी। आखिर ये ऐसा क्यों? हम गुलाम हैं। व्यक्तियों के साथ भेद क्यों? आप जमींदार हो, आप सामंत हो, आप राजा हो, आप बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हो, आपको मत देने अधिकार है, लेकिन आप गरीब हो, आप असहाय हो, आपके पास कोई संपत्ति नहीं, आप संपत्तिहीन हो तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं। आप स्त्री हो इसलिए आपको वोट देने का अधिकार नहीं। आप वृद्ध हो, आपको वोट देने का अधिकार नहीं। ये क्या? एक ही लोगों के साथ इस तरह डिफरेंस क्यों? आप अमीर हो इसलिए एक से ज़्यादा वोट देने का अधिकार है, आप गरीब हो तो एक ही वोट नहीं दे सकते। तो ये सब इस प्रकार का था। तो भारतीय संविधान निर्माताओं मन में बिल्कुल था भाव कि हम हमारे संविधान में चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, राजा हो या रंग हो, कैसा भी हो, किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना हम सभी भारतीयों को एक वोट देने का अधिकार देंगे। एक वोट सबको मिलेगा, चाहे आप कितने भी अमीर हो, आप कितने बड़े नेता हो, कितने बड़े धार्मिक पुरुष हो, कुछ भी जैसी भी आपकी इमेज है वो आपकी व्यक्तिगत है। भारत का संविधान आपको केवल एक भारतीय नागरिक मानता है तो एक वोट का अधिकार देगा। इसलिए हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संविधान लागू होने के तुरंत बाद से हमारे प्रथम आम चुनाव से लगातार हम सभी भारतीयों को वयस्क मताधिकार व्यवस्था को स्वीकार करते हुए सभी भारतीयों को एक वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। इसमें किसी प्रकार का स्त्री पुरुष, जाति पाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी व्यक्तियों को वयस्क मताधिकार व्यवस्था लागू करके सभी को एक वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन हमारे मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है और हमारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। सब कुछ इसके प्रति, इस लोकतंत्र के महापर्व में जब भी चुनाव संपन्न होते हैं लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इसका एक ही कारण है, वयस्क मताधिकार। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन तत्कालीन राजीववादी सरकार ने हमारे संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया, जिसमें 21 वर्ष की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कितनी? 18 वर्ष। अब इसके दो तर्क दिए जाते हैं। एक तो ये था कि अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन जैसे देशों में सभी वहाँ के नागरिक 18 वर्ष के लोगों को ही मतदान की आयु प्राप्त थी, तो भारत में 21 क्यों? और दूसरा ये भी था कि राजीव गांधी जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में प्रधानमंत्री बने तो उनकी एक जो युवा इमेज, जो युवा छवि थी, वो सभी भारतीय युवाओं में बहुत बड़े आदर्श रूप में
बहुत बड़े एक रोल मॉडल के रूप में लोग देखना चाह रहे थे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस लोकतंत्र में सहभागिता बढ़े, इसलिए भी उनका एक तर्क था कि 21 से घटाकर 18 कर दी जाए। इसलिए आप देखते हैं कि 1989 के बाद से हमारे देश में 18 वर्ष मतदान की आयु निर्धारित की गई है। ठीक है, तो ये हमने देखा पहली विशेषता वयस्क मताधिकार। अगला देखते हैं आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन की पद्धति। देखिए, ब्रिटिश शासन ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति अपनाई थी। 1909 के सांप्रदायिक जो हमारा भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें सबसे पहले इसकी शुरुआत कर दी थी उन्होंने। अब उसमें क्या था कि मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बाद में 1919 में भी कुछ उसका विस्तार किया, और आंग्ल भारतीयों को सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त था। और इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में विभिन्न संप्रदायों को एक दूसरे का प्रबल विरोधी बनाया। अब अंग्रेजों का तो मकसद एक ही था कि भारत का शोषण करो, भारत को तोड़ो, भारत को बांटो और राज करो। उनको अपने हित साधने के लिए जिस प्रकार के हथकंडे उपयुक्त लगे उन्होंने अपनाए, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारे भारतीय लोगों में एक प्रकार का दूरी बढ़ी, वैमनस्य हुआ और एक दूसरे को, एक संप्रदाय का दूसरे समुदाय के विरोधी, बहुत ही प्रबल विरोधी बना दिया गया। क्योंकि जो मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और एंग्लो इंडियन में जिस प्रकार का ये प्रतिनिधित्व दिया गया, हमारे शेष भारतीय समुदाय में बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। ठीक है, अतः हमारे इस नवीन संविधान में, जो संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया था, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और संयुक्त निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया। कौन सी? संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया। लेकिन इसके साथ ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों को विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभा में स्थानों को आरक्षण दिया गया। संयुक्त निर्वाचन पद्धति तो अपनाई, लेकिन इसमें एक प्रावधान ये किया गया कि हमारे देश में जो हमारे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, जो पिछड़े हुए वर्ग थे, जो कई या सैकड़ों साल से बिल्कुल वंचित और अंतिम पंक्ति में खड़े थे, ऐसे समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में जो कुल स्थान है उनमें उनको आरक्षण दिया गया, ताकि उस समुदाय विशेष से, ध्यान रखना यह सांप्रदायिक आधार पर नहीं है, जो भी जिस सीट को आरक्षित किया गया है वहाँ पर वोट सब जाति, समुदाय, धर्म के लोग करेंगे। सब जाति, समुदाय और धर्म के लोग वोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के दौर की तरह कि केवल उसी जाति के लोग उसको चुनेंगे, ऐसा नहीं। सभी जाति, धर्म, बिरादरी के लोग उसको चुनेंगे, लेकिन सीट आरक्षित कर देगी जनसंख्या के अनुपात में। अब मूल संविधान में 1960 तक के लिए ये व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस अवधि को विभिन्न संवैधानिक संशोधनों आधार पर बढ़ाया गया। और अभी आप देखेंगे कि 2030 तक 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2030 तक इसको और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित है। आरक्षित स्थानों पर संबद्ध जाति के व्यक्ति उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उसे चुनने का कार्य उस क्षेत्र में सभी मतदाताओं के द्वारा किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार का ये जो हमारे यहाँ पर व्यवस्था की गई है संयुक्त निर्वाचन की पद्धति, जिसमें सभी लोग मिलजुल कर हमारा कैंडिडेट चुनते हैं, और जो हमारे समाज की मुख्य धारा से कटी हुई जो जाति, जनजाति हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे लोकसभा और राज्य के विधानमंडल, विधानसभाओं में इनको आरक्षण प्राप्त है, ताकि वो लोग चुनकर आएँ और हमारे देश के नीति निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। ये हम इसकी दूसरी विशेषता के तौर पर समझ सकते हैं। तीसरा है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। देखिए, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व ये इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भारत में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं, वरन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष के सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं। अब देखो, चुनाव प्रणाली के कई रूप देखने को मिलते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, फिर अप्रत्यक्ष में देखेंगे आनुपातिक, आनुपातिक में एकल संक्रमणीय, सूची प्रणाली, व्यावसायिक, वैकल्पिक, कई प्रकार के रूप मिलते हैं अपन को। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो प्रतिनिधित्व प्रादेशिक आधार पर दिया हुआ, मतलब पूरे प्रदेश के आधार पर अलग अलग सीटों का विभाजन किया हुआ है। ठीक है, पूरे उस क्षेत्र विशेष के लिए सीटों का आवंटन होता है, और एक क्षेत्र विशेष के लिए सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते, सभी प्रतिनिधि वो अपने प्रतिनिधि को चुनते। तो इस प्रकार से उनका जो है वो
जनसंख्या के क्षेत्र के आधार पर उनको प्रदेशों में अलग अलग सीटों का आवंटन किया हुआ है और जिस जगह जो चुनाव होते हैं वहाँ पर सभी मतदाता मिलकर अपने कैंडिडेट को चुनते हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों के जो भी उम्मीदवार होते हैं, जनता जिसको चाहती है उसको चुनते हैं। अगला जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान होता है। ध्यान रखना, खुला मतदान नहीं होता है, गुप्त मतदान होता है। आपने देखे होंगे, आप में से जो भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, जिसने भी अब एक बार भी अपने मतदान का प्रयोग किया है, उन सभी को पता होगा, उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। अगर नहीं किया है तो आपने जरूर फोटो या वीडियोग्राफी में जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो चुनाव होते हैं वो गुप्त मतदान तरीके से होते हैं। देखिए, भारत में हमारी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्थानीय संस्थाएं, इन सभी के जो चुनाव होते हैं वो प्राय गुप्त मतदान की पद्धति के द्वारा ही होते हैं। किसके द्वारा? गुप्त मतदान के द्वारा। राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, ठीक है, विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद और स्थानीय निकाय सभी के गुप्त मतदान तरीके से होते हैं। गुप्त मतदान मतलब आप जहाँ पर वोटिंग करते हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो या मतदान, वो जो मतदान पेटी होती है, तो आप देखते हैं कि जिस जगह पर वो आपकी वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है तो उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा कागज़ का गत्ता लगा होता है। अब आपको उस गत्ते के अंदर ही वो मशीन होती है, आपको जिसको भी आपका मन मस्तिष्क, आपकी आत्मा का है, आपका विवेक है, उसको आप वोट करते हो। आपको ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं आप इसको वोट करो, इसको नहीं किया तो यूँ कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं। आपका स्व विवेक है, आप किसको पसंद करते हो आप उसी को वोट करेंगे। आपको कोई दूसरा व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि नहीं मुझे तू किसको वोट करा, मुझे दिखा, नहीं। गत्ता लगा होता है, मशीन अंदर होती है, जिस किसी को वोट करते हो उसको आप आसानी से अपने पूरी तरह से स्व विवेक के आधार पर कर सकते हो। पूरी तरह से आपने किसको वोट दिया है तीसरे व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को पता नहीं रहता है, आपका अपना अधिकार होता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन एक अपवाद है कि इन सभी को छोड़कर केवल राज्यसभा के चुनाव होते हैं वो खुला मतदान होता है। राज्यसभा का खुला मतदान मतलब जो भी जिस भी राज्य में राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो अपनी पार्टी विशेष के कैंडिडेट को जब वो वोट करते हैं तो अपना जो भी मुख्य सचेतक या सचेतक होता है उसको दिखाते हैं कि मैं मेरी पार्टी को ही वोट कर रहा हूँ। क्योंकि ये कई प्रकार का ये कई बार ऐसा देखने को मिला इतिहास में कि है किसी पार्टी में वोट किसी पार्टी में जाता है, धन बल बाहुबल का प्रयोग होते हुए देखा गया था। इसलिए 2003 के बाद से राज्यसभा भी एक अपवाद के रूप में है कि इसका मतदान होता है वो खुला होता है। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए तो आप स्पष्ट बता सकते हैं कि राज्यसभा के चुनाव खुले मतदान के तौर पर होते हैं, शेष के सभी गुप्त मतदान के तौर पर चुनाव होते हैं, ठीक है। अगला है प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ये किस में होता है, क्या है, देखिए। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन दोनों ही पद्धति को अपनाया गया है। आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कौन सी निर्वाचन पद्धति अपनाई गई है तो आप दोनों को ही लिख सकेंगे कि प्रत्यक्ष भी अपनाई हुई है और अप्रत्यक्ष भी अपनाई हुई है। आप सभी को एहसास होगा, देखिए आपने पिछली अपनी कक्षा है उसमें भी जरूर पढ़कर आए हैं, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं ना ये प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से होते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो भी सांसद है, जो लोकसभा के सदस्य है, उसको हर एक 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति चुनता है और हमारा जो भी एमएलए होता है उसको भी हम चुनते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों का जो चुनाव होता है आम जनता उसमें डायरेक्ट भागीदारी होती है। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद और राष्ट्रपति के जब चुनाव करते हैं तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया जाता है। आपने क्या कभी राष्ट्रपति को वोट दिया, राज्यसभा में वोट दिया? नहीं दिया ना। तो इसका ये क्या है, इसका एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन का, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं या जो प्रतिनिधि हम चुनते हैं वो प्रतिनिधि यहाँ पर चुनाव करते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष हो गया। हम उनको चुनते हैं और वो चुने हुए प्रतिनिधि आगे वोट करते हैं, इसलिए वो अप्रत्यक्ष हो गया। इसलिए आपको ये याद रखना है कि प्रत्यक्ष चुनाव किनका होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव किनका होता है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि जिनका हम प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण संस्थाएं लोकसभा और विधानसभा, इसलिए इनका प्रमुख रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि इसमें जनता की ज़्यादा भागीदारी होती है और इन संस्थाओं के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं और इस वजह से हम जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है। जबकि राज्यसभा है, विधान परिषद है या राष्ट्रपति के चुनाव है, वहाँ पर हमारी भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से रहती है।
ये आपको समझना चाहिए। अगला देखते हैं एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, देखिए प्रथम और द्वितीय आम चुनावों में लोकसभा और विधानसभा के अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र तो एकल सदस्य थे कि लेकिन कुछ निर्वाचन क्षेत्र द्विसदनीय थे, ये द्विसदस्य थे। दूसरे आम चुनाव में आप देखेंगे कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे और विधानसभा क्षेत्र भी ऐसे थे जो द्विसदस्य थे। काफ़ी बड़ी संख्या में अवैध मतों के कारण द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में उत्पन्न जो स्थिति थी वो बहुत ही अस्पष्ट थी। इसलिए आप देखेंगे कि 1961 में एक द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र उन्मूलन विधेयक पारित किया गया। उसके बाद से भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय हैं। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के कारण मतदाता उसके प्रतिनिधि से सीधे संबंध की स्थिति रहती है। मतलब जिस क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार चाहे कितने ही हो, एक ही जीतेगा, ठीक है, एक सदस्य ही जीते, लेकिन एक सदस्य दो क्षेत्रों से सदस्य नहीं रह सकता। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या भी बनती है कभी कभार कि एक व्यक्ति दोनों जगह से चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, चुनाव लड़ रहे हो लेकिन आप दोनों जगह से जीत गए तो आपको एक जगह की सदस्य से आपको त्याग पत्र देना होगा। और एक जगह हार गए, एक जगह जीत गए तो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों जगह से जीत गए तो फिर आपको इस्तीफा देना होगा एक जगह से। जैसे एग्जाम्पल तौर पर है कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव में, लोकसभा आम चुनाव में वाराणसी से और बड़ोदरा से दोनों जगह से अपना निर्वाचन क्षेत्र बनाया और दोनों जगह से अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। दोनों जगह से जीत की, लेकिन बाद में बड़ोदरा सीट से उन्होंने फिर त्यागपत्र दे दिया था। इसी प्रकार से आप देखेंगे राहुल गांधी जो अब की बार जो चुनाव हुए हमारे लोकसभा के 19 वाले, इसमें देखेंगे उन्होंने अमेठी से भी चुनाव लड़ा और वायनाड से भी चुनाव लड़ा। अमेठी से हार गए, वहाँ से जीत गए, तो इनको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी सदस्य चाहे लोकसभा के हो या विधानसभा के हो, दो निर्वाचन क्षेत्र से लड़ सकता है, लेकिन फिर जीतने के बाद में एक जगह से उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला है साधारण बहुमत की पद्धति। साधारण बहुमत की पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति, दोनों को कैसे समझें? देखिए, भारत में विभिन्न संस्थाओं के चुनाव के लिए इन दोनों पद्धतियों को अपनाया गया है। मैंने आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन व्यवस्था को समझाया, उसी के साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि भारत की जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनमें अलग अलग संस्थाओं में इन दोनों पद्धतियों का समायोजन किया हुआ है। आप लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव की बात करें तो वहाँ पर साधारण बहुमत की पद्धति पर आधारित होते हैं। आप देखिए कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं, इन चुनावों में जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने वाला कैंडिडेट होगा वो विजयी घोषित होगा। जिसने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं वो विजयी घोषित होगा, ठीक है, भले ही एक वोट से क्यों नहीं जीता हो, या भले ही उस क्षेत्र से उसने भले चुनाव में 20% ही वोट प्राप्त क्यों नहीं किया हो, लेकिन शेष 20 से कम है तो 20 वाला जीता हुआ माना जाएगा। इसलिए जिसने ज़्यादा मत प्राप्त किए वो विजयी प्राप्त होगा। ये आप देखेंगे विधानसभा में और लोकसभा में कैंडिडेट चाहे कितनी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला मत वो कैंडिडेट विजयी होगा। तो ये कहलाती है साधारण बहुमत की पद्धति। लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व किस किस में अपनाया गया है? आप देखेंगे राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन चारों में किस किस में? राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर ये चुनाव होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना पड़ता है जो आधे से प्राय अधिक होता है, 50% से अधिक होता है, ठीक है। तो ये निर्धारित कोटा प्राप्त करने पर ही आप चुनाव जीत पाएंगे, अन्यथा जीत नहीं पाएंगे। इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को भी इस प्रकार से उन्होंने स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार राज व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करने वाले प्रमुख चुनाव साधारण बहुमत की पद्धति के आधार पर होते हैं, जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा में हम देखते हैं कि इसमें साधारण बहुमत की पद्धति है और शेष में आनुपातिक
प्रतिनिधित्व की पद्धति को स्वीकार किया गया है। तो ये थी हमारे भारतीय चुनाव पद्धति की विशेषताएं, जिसको हमने आज क्लास में डिस्कशन किया और समझा।